वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो क्लास है उस क्लास में हम बात करेंगे भैंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। एक स्टूडेंट्स होता है वो टॉपिक तैयार करता है, एक बार पढ़ेगा तो वो कहेगा मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, दूसरी बार पढ़ेगा तो फिर वो सोचेगा यार बहुत सारी प्रश्न अपने रह गए, तीसरी बार पढ़ेगा फिर उसको और नया कुछ प्रश्न उसमें से मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर्स में बस यही डिफरेंस होता है कि स्टूडेंट जो होता है ना वो बार बार प्रयास करके उस टॉपिक में से बहुत सारे प्रश्न निकालता है और उस टॉपिक की तैयारी को मजबूत करता है बहुत सारे प्रयास करने के बाद। और टीचर जो होता है ना, जितने स्टूडेंट्स ने प्रयास किए हैं उतने प्रयास वह पहले से ही कर चुका होता है, इसलिए उस टीचर को उस टॉपिक का पूरा नॉलेज होता है और वह स्टूडेंट्स को ये बता देता है स्टार्टिंग में ही कि ये टॉपिक पढ़ो तो ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। ये डिफरेंस होता है एक टीचर की तैयारी में और एक स्टूडेंट्स की तैयारी में। इसलिए कहते हैं कि टीचर जो है ना वो मस्ट है, गुरु का ज्ञान ज़रूरी है। गुरुजी के पास वो एक्सपीरियंस होता है जो स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। तो वो ही निष्कर्ष जो गुरुजी निकाल करके लाते हैं किसी टॉपिक में से, वो निष्कर्ष इस आज की क्लास में है। पूरी क्लास देखेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्लास को पूरी देखें और कॉपी पेन लेकर के बैठें, नोट्स बनाते जाएंगे। बात करेंगे एशियन भैंस के प्रमुख वर्ग के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप में दो प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं। बच्चा, कौन कौन सी भैंस पाई जाती है तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। दो प्रकार की भैंस पाई जाती हैं, एक तो जिसको अपन कहते हैं जो जल में रहती हैं, जो भैंस जो होती है ना उसको पानी जरूरी है तो जल में रहने वाली, और दूसरी भैंसें होती हैं दलदल में रहने वाली। एशिया में दो प्रकार की भैंसों के वर्ग मिलते हैं भाई, एक तो जल में और दूसरी दलदल में। ठीक है, जल में रहने वाली भैंसें जो हैं उनको नदीय भैंसें भी कहते हैं। जल में रहने वाली भैंसें जो होती हैं ना उसको नदीय भैंसें भी कहते हैं क्योंकि ये नदी में रहती हैं। अलग अलग प्रश्न बनते हैं यहाँ से। क्या आप लोगों से पूछ ले नदीय भैंस का, देखो भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछेंगे, जूलॉजिकल नेम पूछते हैं, पहली संभावना है कि नदीय भैंस जो नदी में रहती है, जो नदी के पानी में रहती है, ठीक है, जो जल में तैरती है उसको अपन नदीय भैंस कहते हैं। नदीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या बताएंगे भाई, बुवेलिस। बुवेलिस क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? पहला तो ध्यान में रखेंगे बुवेलिस। बुवेलिस याद रह जाएगा, बुवेलिस। बुवेलिस दो बार बुवेलिस बोलना है, ठीक है, बुवेलिस बुवेलिस। ठीक है, बबली बबली भी बोल सकते हैं इसको, बुवेलिस बुवेलिस। आपको दो बार बुवेलिस बुवेलिस ऑप्शन में मिल जाए तो इस पर टिक लगा देना। कौन सी भैंस का? नदीय भैंस का। लेकिन प्रश्न पूछ लिया दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोनों में डिफरेंस है, एक तो नदीय भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलिस बुवेलिस और एक दलदली भैंस का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है तो बुवेलिस। तो ऐसा कैसा लिखेंगे? बुवेलिस। ठीक है, बुवेलिस। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? काबानेंसिस। बुवेलिस काबानेंसिस। बुवेलिस काबानेंसिस याद रह जाएगा। देखो एकदम याद करना आसान है, बुवेलिस एक बार याद करना है क्योंकि 3 बार तो बुवेलिस लिखा हुआ है। नदीय भैंस जो है या जलीय भैंस जो है उसका वैज्ञानिक नाम है बुवेलिस बुवेलिस। ठीक है, और जो दलदली क्षेत्र में जो भैंस पाई जाती है, जो कीचड़ में बैठना पसंद करती है, उस भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुवेलिस काबानेंसिस। बुवेलिस काबानेंसिस महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब खास बात और देखिए, ये जो भैंस है जो जल में रहती है या जल में बैठना पसंद करती है, पानी में तैरना पसंद करती है, उस भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस भैंस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चा? 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और दलदली भैंस जो है उसमें गुणसूत्रों की 2n संख्या जो होती है वह होती है बच्चा 48। ध्यान से देखना इस बात को, प्रश्न पूछ ले कि नदीय भैंस जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया? 2n। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या, 2n को कहते हैं द्विगुणित। 2n को क्या कहते हैं? द्विगुणित संख्या कहते हैं। और n को अगुणित संख्या कहते हैं। n को क्या कहते हैं बच्चा? अगुणित संख्या कहते हैं। ठीक है, n को अगुणित, 2n को द्विगुणित। तो यहां पर द्विगुणित संख्या कितनी है? 50। और इसमें अगुणित संख्या पूछे, n बराबर हो जाएगी 25, अगुणित 25। यहां पर भी द्विगुणित कितनी है?
48 और ए गुणित कितनी हो जाएगी 24। ये ध्यान में रखना भाई। बुवेलिस जो भैंस है, नदीय भैंस है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 50 और जो दलदल में भैंस पाई जाती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है कुल संख्या 48, ठीक है। और अगुणित संख्या 24। बात समझ में आ गई, ये ध्यान में रखना। अब और देखिए, इनका जो मास है उसको भी अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। इनका जो मास है उसको भी अपन क्या जानते हैं भैया, अलग अलग नाम से जानते हैं। जो नदी में भैंस रहती है, रिवेराइन जो बफेलो होती है, नदी में रहने वाली भैंस जो होती है, जल में रहने वाली भैंस जो होती है, उसके मांस को अपन क्या कहते हैं, बफन मांस कहते हैं। क्या कहते हैं, बफन। याद रखेंगे, बुवेलिस जो नदी में भैंस रहती है उसका मांस कहलाता है बफन। कौन सा मांस कहलाता है, बफन मांस कहलाता है, याद रखना। और जो दलदल में जो भैंस रहती है उसके मांस को क्या कहते हैं, केरी बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, केरा बीफ। ये ध्यान में रखना, केरी बीफ याद कर लो आप। केरी भी होती है, बीफ भी होती है, केरा बीफ होता है वैसे, केरा बीफ, ठीक है। दलदली भैंस जो होती है उसके मीट को क्या कहते हैं बच्चा, केरा बीफ कहते हैं, केरा बीफ, ठीक है। और जो जल में या नदी में जो भैंस रहती है, जलीय भैंस जो जिसको अपन कहते हैं, उसका जो मीट है उसको क्या कहते हैं, बफन मीट कहलाता है। याद रखेंगे, कुछ कॉमन बातें हैं। ये भैंस के दो प्रमुख वर्ग हैं एशियन भैंस के। क्या क्या खास बात बताई मैंने कि एशियन भैंस जो होती है उसको दो ग्रुप में अपन बांटते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो जलीय भैंस और दूसरी दलदली भैंस। जलीय भैंस या को नदीय भैंस भी कहते हैं। जो नदीय भैंस होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बुवेलिस, और जो दलदली भैंस जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बुवेलिस काबानेंसिस, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। इसका मीट जो होता है वो बफन मीट कहलाता है और इनका मीट जो है, दलदली भैंस का मीट जो है वह केरी बीफ कहलाता है या केरा बीफ कहलाता है। ये ध्यान में रखना, केरा बीफ क्या कहलाएगा, केरा बीफ कहलाता है। ये तो कुछ माइनर बातें, छोटी छोटी बातें। मैंने कहा था कि टॉपिक से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों का समूह है आज की क्लास में है। तो देखिए क्या क्या खास बातें आपने पढ़ लिया होगा भैंस के बारे में, लेकिन ये प्रश्न आपने देखे नहीं देखे उनकी अपन चर्चा करेंगे। भैंस जो हैं अगर समूह में रहने लग जाए, पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर पढ़ लिया है तो रिवीजन हो जाएगा। भैंस का समूह है, भैंस अगर समूह में रहती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। क्या, हार्ट को चेंज कर दो और हार्ड लिख दो, हार्ड कहलाती है। भैंसों की यौन क्रिया क्या कहलाती है, तो भैंसों की यौन क्रिया जो होती है उसके लिए एक शब्द है सर्विंग। क्या कहलाती है बच्चा, सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विंग। भैंसों की यौन क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। फिर बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्या क्रिया क्या कहलाती है, कॉल्विंग कहलाती है, कॉल्विंग। बच्चा देने की क्रिया कॉल्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉल्विंग, ठीक है। मतलब अगर भैंसों की यौन क्रिया जो होती है ना उसको तो कहते हैं सर्विंग। भैंस अगर बच्चा उत्पन्न करती है, भैंस में जो जनन होता है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, कॉल्विंग कहते हैं। भैंसों का समूह क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। फिर नवजात बच्चा क्या कहलाता है, कोई भी बच्चा भैंस के हो, चाहे वो पाडा हो चाहे पाडी हो, उसको क्या कहते हैं, कॉल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कॉल्फ, ठीक है। भैंसों का नवजात क्या कहलाता है, कॉल्फ कहलाता है, याद रखना, ठीक है। मध्य चक्र कितने दिनों का होता है, भैंस जो होती है ना उनमें, या जो पशु जितने भी होते हैं उनमें जो चक्कर पाया जाता है उसको मध्य चक्कर कहते हैं। और मध्य चक्कर को क्या कहते हैं, एस्टस साइकिल भी कहते हैं, एस्टस साइकिल है ना, एस्टस चक्कर। और जो मनुष्य जो होता है उनकी महिलाओं में, मादाओं में मध्य चक्कर वो क्या पाया जाता है, रज चक्कर पाया जाता है, रजो दर्शन जिसको कहते हैं, रजो धर्म जिसको कहते हैं, एमसी साइकिल जिसको कहते हैं। और पशुओं में क्या पाया जाता है, मध्य चक्कर पाया जाता है। कितने दिनों का होता है, 21 दिनों का। कितने दिनों का बच्चा, 21 दिनों का मध्य चक्कर पाया जाता है। किन में, पशुओं में। मुख्यतः भैंस में 21 दिन का मध्य चक्कर पाया जाता है, एस्टस साइकिल पाया जाता है, ठीक है। ये खास बात है। भैंसों का समूह हार्ड कहलाता है, यौन क्रिया सर्विंग कहलाती है, बच्चा देने की क्रिया कॉल्विंग कहलाती है, नवजात कॉल्फ कहलाता है, मध्य चक्र का नाम क्या है, एस्टस साइकिल कहलाता है,
और एस्टर साइकिल का जो पीरियड होता है वह 21 दिन का होता है। गर्भकाल, भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो आप बताएंगे 310 दिन का। कितने दिन का? 310 दिन का गर्भकाल होता है। नहाने व पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है? भैंस जो होती है नदी में तैरती रहती हैं, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? वेलोइंग। क्या कहते हैं? वेलोइंग कहलाती है, ध्यान में रखना। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भैंसों का समूह हार्ड, यौन क्रिया सर्विंग, बच्चा देने की क्रिया कॉल्विंग, नवजात बच्चा कॉल्फ, मध्य चक्कर 21 दिन का होता है, गर्भकाल 310 दिन का होता है, और नहाने व पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है? वेलोइंग कहलाती है, वेलोइंग। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है? सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? कौन सा जिला जो है उसमें सर्वाधिक भैंस पाई जाती हैं? तो आप बता देंगे भैया जयपुर बन गया है, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में भैंसें सर्वाधिक पाई जाती हैं, और सबसे कम पाई जाती है बच्चा जैसलमेर में। जैसलमेर में भैंसों की संख्या सर्वाधिक कम है। ठीक है, सबसे भारी नस्लें, भारी नस्लें जो है वह कौन सी हैं? कौन कौन सी नस्लें भारी नस्लें हैं? तो आप याद रखना कि कोई भी अपने साइड में जो भी जो पाई जाती है ना, JNM ANM वगैरह, तो आप इसको ध्यान रखना, JNM JNM। ठीक है, JNM से आप याद रखेंगे ये भारी नस्लें हैं। JNM का मतलब जे से याद रखेंगे, जे से मतलब जाफराबादी। ठीक है, और एन से नीली रावी, नीली रावी नस्ल, और एम से मुर्रा नस्ल, एम से मुर्रा नस्ल। ये क्या है? भारी नस्लें हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल भारी नस्ल नहीं है? भारी नस्लों की श्रेणी में नहीं आती है भार के आधार पर। तो जाफराबादी भारी नस्ल है, नीली रावी भी भारी नस्ल है, और मुर्रा नस्ल भी क्या है? भारी नस्ल है। और ऑप्शन में जो चौथा मिलेगा वह आपका आंसर होगा, या उपरोक्त सभी भी आ जाए ऑप्शन में। तो ये सभी किस प्रकार की हैं? भारी नस्लें हैं। क्या लिखेंगे? JNM। अब मध्यम नस्लें कौन सी हैं? देखो, मध्यम है तो राशि मिला लेना भैया। मध्यम की राशि मिलाएंगे महसाणा से। महसाणा एक तो याद हो जाएगा। महसाणा जो है भार की दृष्टि से किस प्रकार की नस्ल है? तो महसाणा नस्ल जो है वो मध्यम भार की नस्ल है, ना तो ज्यादा भार होता है ना कम भार। कौन सी? भद्दा नाग, मतलब भदावरी। भदावरी नस्ल जो है वह भी क्या है? मध्यम श्रेणी की है। और नागपुरी नस्ल जो है वह भी मध्यम श्रेणी की भैंस है भार के हिसाब से। ठीक है, और खास बात ध्यान में रखेंगे, याद हो जाएगा। हल्की नस्ल कौन सी है? सूरती, हल्की सूरत है ना, सूरती याद रखेंगे। ये हल्की भार की दृष्टि से हल्की नस्ल की श्रेणी में आती है सूरती। एक बार वापस देख लें, सबसे भारी नस्ल जो है वो JNM ANM। JNM जो है वो सबसे भारी नस्ल है। जे से मतलब जाफराबादी, N से मतलब नीली रावी, और M से मतलब मुर्रा। ये तीन नस्ल जो हैं वो सबसे भारी नस्लों की श्रेणी में है। महसाणा, भदावरी और नागपुरी ये मध्यम भार वाली नस्लें हैं, और सूरती नस्ल जो होती है वह सबसे कम भार की नस्ल है। अब आगे देखते हैं बच्चा, और क्या आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें से निष्कर्ष बच गए हैं। देखो, यहां से 100% संभावना है कि प्रश्न बने। क्या पूछ लेते हैं इस नस्ल का, जैसे जाफराबादी नस्ल जो है उसका मूल उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो मूल स्थान से संबंधित प्रश्न बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर यही देखेंगे कि इसका मूल स्थान जो कौन सा है और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में वह नस्ल पाई जाती है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, दोनों संभावनाएं इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली नस्ल अपन बात करेंगे मुर्रा नस्ल, जो सबसे प्रचलित नस्ल है पूरे इंडिया में, मुर्रा नस्ल की भैंस। तो कहां है इसका मूल स्थान? रोहतक, हिसार, करनाल, गुहाना एवं जिंद। ये हरियाणा में है मुख्यतः। रोहतक, हिसार, करनाल, गुहाना एवं जिंद इनका मूल स्थान है किसका? मुर्रा नस्ल का। मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है, रोहतक में, हिसार में, करनाल में। रोहतक, हिसार, करनाल, गुहाना एवं जिंद याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान में जयपुर में है। फिर कोटा, ये कोटपुतली बहरोड, कोट बहरोड का मतलब कोटपुतली बहरोड। NKT से मतलब नीम का थाना, बीका से मतलब बीकानेर, कोटा, अजमेर। यहां पर मुर्रा नस्ल की भैंस मुख्यतः
पाली जाती है या पाई जाती है। फिर भदावरी नस्ल की भैंस की अपन बात करेंगे। भदावरी नस्ल जो है वह मुख्यतः देखो ये तो आ गई मुर्रा नस्ल, मुर्रा हरी हरियाणा में, ठीक है, मूल स्थान देख लो हरियाणा आ गया, मुर्रा हरी, ठीक है। भदावरी यूपी, आगरा है, आगरा और इटावा जिला का जो भदावर क्षेत्र है उसमें मुख्यतः ये पाई जाती है, इसलिए इसको भदावरी नस्ल कहते हैं। आगरा व इटावा जिले के भदावर क्षेत्र में ये पाए जाने के मुख्यतः पाए जाने के कारण इस नस्ल को अपन क्या कहते हैं, भदावरी नस्ल कहते हैं। राजस्थान में भाई उत्तर प्रदेश में आ गए ये सारे, आगरा व इटावा जिला, तो उत्तर प्रदेश के पास कौन कौन से जिले राजस्थान के पाए जाते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो भरतपुर व धौलपुर में जिसको अपन कहेंगे बीड़ी, भरतपुर व धौलपुर, ठीक है, भदावरी बीड़ी पीती है, भदावरी बीड़ी पीती है, राजस्थान में रहती है। बीड़ी का मतलब भरतपुर, धौलपुर, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिलों में भदावरी भैंस मुख्यतः पाई जाती है, तो भरतपुर व धौलपुर जिलों में बीड़ी, भदावरी बीड़ी पीती है, याद होता है। कुछ ना कुछ लिंक सेट कर ले अपने माइंड से, किसी भी नस्ल का याद हो जाएगा। सूरती, आपको पता है सूरत कहां पर है, गुजरात में, तो इसका मतलब गुजरात के कुछ क्षेत्र आएंगे, ऑप्शन में गुजरात वाले पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो सूरती नस्ल की जो भैंस है वो खेड़ा, आनंद, ठीक है, आनंद आपको मैंने पहले भी बताया था क्लास में, पिछली क्लास में, कि आनंद जो है वहां अमूल नस्ल की, अमूल जो है डेयरी है, ठीक है, वहाँ की प्रचलित डेयरी, भारत की सबसे पहली डेयरी जो प्रणाली है वह आनंद गुजरात में शुरू हुई थी। तो खेड़ा आनंद में सूरती नस्ल की भैंस पाई जाती है। बड़ौदा व नाडियावाड़ क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में मुख्यतः, ये ध्यान रखना, ये सारे कहाँ पर है, दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में सूरती नस्ल की भैंस पाई जाती हैं, ठीक है। समझ गए ना, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में, तो गुजरात का कौन सा हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी गुजरात, याद रखेंगे भाई। और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात में भी दक्षिण पश्चिमी गुजरात में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसमें सूरती नस्ल की भैंस पाई जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, बात समझ गए, दक्षिणी राजस्थान जहाँ से करकरखा गुजरती है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी सूरती नस्ल की भैंस पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। यहाँ गुजरात में, दक्षिण पश्चिमी गुजरात में सूरती नस्ल की भैंस मुख्यतः उनका मूल स्थान है। आगे देखेंगे भैया, महसाणी, महसाणा, वही महसाणा है, महसाणा बनासकांठा और साबरकांठा में ये पाई जाती है। और राजस्थान के जालोर व सांचौर जिलों में, जालोर व सांचौर जिले जो हैं उनमें महसाणा नस्ल की भैंस मुख्यतः पाई जाती है। राजस्थान में महसाणा आ गया, बनासकांठा और साबरकांठा गुजरात में, है ना। नीली रावी, ये खास बात है, ये पाकिस्तान में पाई जाती है, मोटी गुमड़ी, मोंटगोमरी में, ठीक है, मोंटगोमरी पाकिस्तान। फिरोजपुर व अमृतसर, फिरोजपुर व अमृतसर में यह भैंस मुख्यतः इनका मूल स्थान है, रावी व सतलज नदियों की घाटियों में। फिर राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, पाकिस्तान के सटे हुए गंगानगर व हनुमानगढ़ में, कौन सी, नीली रावी, नीली रावी नस्ल की भैंस पाई जाती है। फिर जाफराबादी, जाफराबादी कहाँ पर पाई जाती है बच्चा, काठियावाड़ का गिर वन, जाफराबादी कहाँ पर, यहाँ पर राजस्थान में, कहाँ, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, यहाँ पर भी यही जालोर में, सांचौर में, बाड़मेर में जाफराबादी नस्ल की भेड़ें, ये भैंसें पाई जाती हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे भैया, फैक्ट फाइल, महत्वपूर्ण भैंसों की नस्ल जो है उनके बारे में कुछ और बातें जो आपको जानना जरूरी है। इनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इनको भी आप याद रखें भाई। कैसे, फैक्ट फाइल क्या है, जेड ब्लैक भैंस किसे कहते हैं, खुंडी, कुंडी, दहली, बफेलो या ब्लैक ब्यूटी, कौन सी नस्ल की भैंस को कहते हैं अपन, ब्लैक ब्यूटी कौन सी भैंस कहलाती है। पहले तो आप देखेंगे जेड ब्लैक भैंस, मतलब जिसका रंग एकदम ब्लैक हो उसको जेड ब्लैक कहते हैं। और जेड ब्लैक भैंस कौन सी है, मुर्रा, मुर्रा नस्ल की भैंस जो है उसको जेड ब्लैक भैंस कहते हैं, मुर्रा, ठीक है। इसी प्रकार खुंडी, कुंडी, दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो और ब्लैक ब्यूटी, इसको कहते हैं मुर्रा, किसको, मुर्रा को ही कहते हैं बच्चा, किसको कहते हैं, मुर्रा को। अब प्रश्न क्या है, मुर्रा नस्ल के भैंस का प्रजनन केंद्र कहां पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न जरूर बनेगा। मुर्रा नस्ल की भैंस का जो प्रजनन केंद्र है वह कुम्हेर में पाया जाता है, कहां पर, कुम्हेर, भरतपुर में पाया जाता है,
ठीक, अब देखो आगे प्रश्न, बादामी या भूरे रंग की भैंस, तांबे जैसी लालिमा लिए हुई भैंस, वी शेप भैंस जिसकी गद्दी पर दुग्ध शिराएं उभरी रहती हैं वो भैंस, और सर्वाधिक वसा प्रतिशत कौन सी भैंस में पाया जाता है? बादामी या भूरे रंग की भैंस, तो भूरे रंग की है, इसलिए इसको अपन कहेंगे भाई, कौन सी भैंस कहेंगे? भदावरी। भूरा रंग है, इसको इस राशि से मिला दीजिए भदावरी से, तो भूरे रंग की भैंस पूछे तो आप बताएंगे भदावरी भैंस। आप लोगों से पूछे तांबे जैसी लालिमा लिए हुई भैंस, आप बताएंगे भदावरी भैंस। वी शेप भैंस, भदावरी भैंस जिसकी गद्दी पर दुग्ध शिराएं उभरी हुई रहती हैं, भदावरी भैंस। सर्वाधिक वसा का प्रतिशत कौन सी भैंस में भैंस के दूध में पाया जाता है? तो भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितनी? 12 से 14%। और 12 से 14% अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या बता देंगे बच्चा? 13% वसा पाई जाती है मुख्यतः। कौन सी नस्ल के भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है? घी, तो आप बताएंगे भदावरी भैंस में। क्या नाम है? बादामी या भूरे रंग की भैंस है, तांबे जैसी लालिमा लिए हुए भैंस है, वी शेप जिसका शरीर वी शेप में है, ऐसी भैंस का क्या नाम है? ऐसी भैंस का नाम है भदावरी भैंस। ठीक है, और जिसकी गादी अयन या गादी पर दुग्ध शिराएं उभरी हुई हो, जो नसें दिखती है ना, जैसे हाथों में दिखती हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वैसे ही भैंस जो ना वी शेप की होती है, उसकी गादी में भी क्या है? नसें दिखती हैं, दूध की शिराएं दिखती हैं। कौन सी भैंस? भदावरी भैंस में। और सबसे अधिक वसा की मात्रा भी इसी के दूध में पाई जाती है। फिर मुर्रा व सूरती भैंस के संकरण से कौन सी नस्ल उत्पन्न होती है? सुंदर लंबी गर्दन वाली नस्ल कौन सी है? सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो ये ध्यान में रखना, मुर्रा व सूरती भैंस के संकरण से जो भैंस की नस्ल उत्पन्न हुई है उसको कहते हैं अपन मेहसाणा नस्ल। कौन सी नस्ल? मेहसाणा नस्ल। मुर्रा नस्ल व सूरती नस्ल के संकरण से जो भैंस की किस्म या भैंस की नस्ल उत्पन्न हुई है उसको कहते हैं मेहसाणा। ठीक है, सुंदर गर्दन वाली नस्ल जिसकी गर्दन सुंदर व लंबी है, उस भैंस का क्या नाम है? मेहसाणा। ठीक है, देखो भाई शाणा। ठीक है, सुंदर लंबी गर्दन वाली भैंसी लाना, तो मेहसाणा नस्ल जो है उसकी गर्दन लंबी है और सुंदर है, सबसे लंबे समय तक ये दूध देती है। ठीक है ना, एक बार आपने भैंस ले आए, उसका दूध पिए जाओ। तो मेहसाणा नस्ल जो है वह क्या है? मुर्रा नस्ल व सूरती नस्ल के संकरण से बनी है। उनकी लंबी सुंदर गर्दन होती है और लंबे समय तक दूध देती है, मेहसाणा नस्ल, याद रखना भाई। फिर देखो कजरारी आंखें, पूछ ले भाई कजरारी आंखों वाली भैंस कौन सी है? जिसकी ब्लू आइज हैं या जिसको बोल आइज भी कहते हैं। जब सतलज नदी में ये तैरती है ना, तो उसकी आंखें जो गोल गोल सतलज नदी के पानी की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लू आइज वाली भैंस। कजरारी आंखों वाली, कजरी आंखों वाली और ब्लू आइज वाली भैंस, सतलज नदी के पानी की तरह की नीली आंखों वाली भैंस। और सैनिक डेयरी फार्म जो होते हैं, जो सैनिक जो होते हैं, उनके डेयरी फार्म हाउस पर जो पाले जाने वाली नस्ल है ना, उसका क्या नाम है बच्चा? नीली रावी नस्ल। कौन सी नस्ल? नीली रावी नस्ल, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला जो है वहां पर मुख्यतः ये पाई जाती है। तो नीली रावी नस्ल जो है यह ब्लू आइज वाली नस्ल है। ठीक है, कजरारी आंखों वाली नस्ल है, सैनिक फार्म में पाए जाने वाली नस्ल है, ये ध्यान में रखना भाई। ठीक है, अब आगे और देखेंगे कि भैंस की सबसे उग्र हिंसक लड़ाकू व अर्ध जंगली नस्ल। भैंस की सबसे उग्र हिंसक लड़ाकू व अर्ध जंगली नस्ल कौन सी है? फिर सबसे सुगंधित दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? पूरे शरीर पर बालों की परत व झुंड में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? इन सब का आंसर एक है। पहला देख लेते हैं कि भैंस की सबसे उग्र या हिंसक लड़ाकू नस्ल कौन सी है भैया? ठीक है, दिल टोटे टोटे हो गया, याद हो जाएगा तो टोटे टोटे हो जाएगा भाई। टोडी नस्ल है ये, टोडी। कौन सी नस्ल है? टोडी, सबसे उग्र टोडी नस्ल, सबसे उग्र टोडी नस्ल। सुगंधित दूध, जिसका दूध सबसे सुगंधित है वह कौन सी है? टोडी नस्ल। कौन सी भैया? टोडी नस्ल है। कौन सी है? टोडी नस्ल है।
पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वह झुंड में रहती है, टोडी नस्ल है, आदिवासी नस्ल है। ठीक है ना, आदिवासी है। नीलगिरी की पहाड़ियां, कहां पर है नीलगिरी की पहाड़ियां? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पाए जाने वाली नस्ल कौन सी है भैया? टोडी नस्ल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है भैया? सबसे छोटी भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? जैरागी। जैरागी नस्ल जो है वो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? सबसे हल्की नस्ल है कौन सी बच्चा? नागपुरी। नागपुरी सबसे हल्की नस्ल है। वैसे सूरती भी हल्की नस्लों में आती है, बाहर की श्रेणी में सूरती नस्ल भी अपन ने पहले पढ़ लिया। तो जैरागी नस्ल है सबसे छोटी, या बोनी नस्ल जैरागी नस्ल है। सबसे हल्की नस्ल जो है वो नागपुरी नस्ल है। ये कुछ प्रश्न हैं, छूटते हैं, टॉपिक को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर इनमें से प्रश्न आ गया और आपने उनको ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी तैयारी जो होती है वह मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए इनको ध्यान से देखेंगे भैया, याद रखेंगे। फिर एलिचपुरी व बरारी, कुछ ये जो नस्लें हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ये ऐसी नस्लें हैं जिनके जैसे एलिचपुरी नस्ल या बरारी नस्ल जो है, कौन सी नस्ल को अपन कहते हैं? एलिचपुरी व बरारी। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? नागपुरी। नागपुरी नस्ल जो है उसको एलिचपुरी व बरारी नस्ल भी कहते हैं, ध्यान में रखना। नागपुरी नस्ल के 2-3 नाम हैं, कौन से? एलिचपुरी, नागपुरी, बरारी, नागपुरी। आदिवासी जाति के नाम पर जिस भैंस की नस्ल का नाम रखा गया है वह कौन सी नस्ल है? मैंने बता दिया भाई, टोडी नस्ल जो है उसका नाम आदिवासी जाति के नाम पर रखा गया है। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो आदिवासी जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं टोडी जनजाति, उसी के नाम पर इस भैंस की नस्ल का नाम है टोडी नस्ल। ठीक है। मिनी एलिफेंट कौन सी नस्ल को कहते हैं? छोटा हाथी। सबसे भारी नस्ल और स्लीपिंग आइज, जिसकी आंखें निद्रा में हो, नसीली आंखें हैं, ऐसी भैंस का क्या नाम है? मुर्रा नस्ल। कौन सी भैया? मुर्रा नस्ल है। अब देख लो, मुरारी से याद कर सकते हैं। मिनी एलिफेंट है, सबसे भारी नस्ल है और जिसकी आंखें स्लीपिंग आइज हैं। ठीक है, निद्रा में रहती है हमेशा। कौन सी भैंस की नस्ल का? मुर्रा नस्ल की भैंस की आइज जो होती है वो नशे में रहती हैं, निद्रा में रहती हैं, स्लीपिंग आइज होती हैं। ब्लू आइज नीली रावी नस्ल की भैंस की ब्लू आइज होती है, स्लीपिंग आइज होती है। मुर्रा नस्ल की भैंस की स्लीपिंग आइज होती है। ठीक है बच्चा। अब और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी टॉपिक को मजबूती प्रदान करेंगे। सींग जलेबी की तरह मुड़े हुए तथा पूंछ के अंतिम सिरों पर सफेद बालों का गुच्छा, जलेबी की तरह जिसके सींग मुड़े हुए हों ऐसी भैंस, और जिसके पूंछ जो होती है उसके अंतिम सिरों पर सफेद बालों का गुच्छा हो, तो वह कौन सी नस्ल होगी? मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल बच्चा? मुर्रा नस्ल जो होती है उसके सींग बिल्कुल जलेबी की तरह मुड़े हुए रहते हैं, ऐसे चक्र एकदम रिंग टाइप, और पूंछ के अंतिम सिरों पर सफेद बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये इनकी खास पहचान है मुर्रा नस्ल की भैंस की। आपको मैंने बता दिया स्लीपिंग आइज होती हैं। चपटे सींग वह बाद में ऊपर उठे हुए, जिसके सींग चपटे हों और बाद में ऊपर उठे हुए हों, चपटे हों, फ्लैट फूले गोल गोलाई लिए हुए नहीं, चपटे सींग। भदावरी भैंस जो होती है उसके सींग चपटे होते हैं, लेकिन घी सबसे ज़्यादा इसी के दूध में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट, 2 सफ़ेद बैंड, बैंड का मतलब वो नहीं है डीजे वाला बैंड नहीं, सफ़ेद बैंड का मतलब सफ़ेद धारियाँ। कहाँ कहाँ पर? एक तो गर्दन व जबड़ों के नीचे सफ़ेद धारियाँ हों और अधर वक्ष पर सफ़ेद धारियाँ हों, तो ये मान लेना वह उसकी सूरत अच्छी है, सूरती भैंस। सफ़ेद धारियों वाली सूरती भैंस, ध्यान में रखना। सफ़ेद धारियाँ प्रश्न आ जाए तो सफ़ेद की राशि किससे मिलती है? सूरत से मिलती है, सफ़ेद सूरत। ठीक है, तो सफ़ेद धारियाँ किस में पाई जाती है? सूरती नस्ल की भैंस में सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है, याद रखना। हंसियाकार दांतली या दर्राती के आकार के सींग किस में पाए जाते हैं? दर्राती के हंसियाकार या दर्राती के आकार के सींग किस में पाए जाते हैं? सूरती में। किस में पाए जाते हैं भाई? सूरती में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? मुर्रा की तरह तो मुड़े हुए घुमावदार और सूरती की तरह हंसियाकार। आंसर इसी में छुपा हुआ था कि सूरती की तरह हंसियाकार, मुर्रा की तरह घुमावदार और सूरती की तरह हंसियाकार सींग किस में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे भैया मेहसाणा में। मैंने बता दिया मेहसाणा जो नस्ल थी, वह मेहसाणा नस्ल जो है वह मुर्रा नस्ल व सूरती नस्ल के संकरण से उत्पन्न हुई है। इसलिए मुर्रा की तरह तो घुमावदार सींग पाए जाते हैं और सूरती की तरह हंसियाकार जो सींग जिसमें पाए जाते हैं मेहसाणा नस्ल।
तलवारनुमा सींग किस में पाए जाते हैं? कंधों तक तलवारनुमा सींग पाए जाते हैं नागपुरी नस्ल में। नागपुरी नस्ल, कंधों तक तलवारनुमा सींग पाए जाते हैं। फिर चौड़े सींग और गर्दन तक मुड़े हुए, गर्दन की तरफ मुड़े हुए, मतलब गर्दन तक सींग आते हैं लंबे चौड़े और फिर गर्दन के पास आकर के मुड़ते हैं। ऐसी भैंस जो है जिसको जाफराबादी नस्ल कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जाफराबादी नस्ल की ये पहचान होती है। और ऐसे सींगों को कहते हैं ड्रूपिंग हॉर्न। क्या कहते हैं बच्चा? ड्रूपिंग हॉर्न कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।